नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि जूनियर सुपर टीटी के लिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का महान व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त कौन थे, क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी जीवनी है, इस किताब में दी हुई है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि के लिए राजनीतिक स्थिरता तथा आंतरिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि कोई देश है, उसकी उन्नति और समृद्धि के लिए, उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जो उसकी आंतरिक सुरक्षा होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अभाव में साहित्य, संस्कृति, उद्योग तथा ललित कलाओं का ह्रास होने लगता है। अगर ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं उपस्थित हैं, अगर देश की आंतरिक सुरक्षा नहीं सही है, तो वहाँ पे जो सांस्कृतिक कलाएं हैं, साहित्य है, उद्योग है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, तहस नहस हो जाती हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों पर एक लंबे समय तक अनेक छोटे बड़े राजाओं का आधिपत्य रहा। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद छोटे बड़े राजाओं ने भारत देश पर राज किया। सभी शासकों के स्वार्थ अलग थे और उनकी कामनाएं अलग थीं। उस समय ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और पारस्परिक कलह का बोलबाला था। ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। मतलब लोग अपने ही स्वार्थ में, अपनी ही निजी लाइफ में व्यस्त थे, सभी राजा अपने ही स्वार्थ में बिजी थे। तो उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, तब चंद्रगुप्त, ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो था, उसका बेटा समुद्रगुप्त जो था, वो मगध की गद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ये आपका नोट करिए कि समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। पहला क्वेश्चन हमारा, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, तो कुमार देवी था। ठीक है, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ये हमें जानने वाली बात है। आगे देखते हैं। यह अत्यंत उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। इस काल का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत स्तंभ हैं। प्रयाग स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न था। वह साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपको जानना है तो प्रयाग स्तंभ में आपको समुद्रगुप्त के बारे में पता चल जाएगा। प्रयाग स्तंभ में इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। और ये इतना गुणवान था कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, वो अपने जीते जी ही इसको राजा घोषित कर दिया था। देखिए इसमें दिया है, वह साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसी उदार एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला के संरक्षण में व्यतीत हुआ। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कामना, राष्ट्र प्रेम, साहस, परोपकार तथा सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा उसे बाल्यावस्था से ही माता से मिली थी, जो आगे चलकर उनके जीवन का अंग बन गई। कहने का तात्पर्य है कि जो उनकी माता थी कुमार देवी, उन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त को राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा इत्यादि चीज़ों की शिक्षा दीक्षा शुरुआत से देते ही रही, जो समुद्रगुप्त को भविष्य में चलकर काफ़ी उसका लाभ मिला, काफ़ी उसको आगे जाके लाभ मिला। बचपन से ही समुद्रगुप्त की यह अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया जाए। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी और विदेशी ताकतों को नष्ट करने का संकल्प लिया। मतलब बचपन से ही राष्ट्रभक्ति उनके अंदर जागृत हो गई थी और उन्होंने प्रण किया था कि जब मैं सम्राट बनूंगा या किसी भी तरीके से पूरे भारत को एक साथ एक सूत्र में बांधूंगा, पूरे भारतवर्ष को एक साथ एक सूत्र में बांधूंगा, और जितनी भी विदेशी ताकतें थी जो भारत को तोड़ना चाहती थी, उन सबसे ये डटकर मुकाबला करते रहे। भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय यात्रा प्रारंभ की। मतलब भारतीय राष्ट्रीय एकता को एक साथ करने के लिए इन्होंने क्या की, विजय यात्रा प्रारंभ की। तो विजय यात्रा किसने प्रारंभ की, तो समुद्रगुप्त ने प्रारंभ की विजय यात्रा। विजय
यात्रा किसने प्रारंभ की? तो समुद्रगुप्त ने प्रारंभ की थी। किस लिए प्रारंभ की थी? राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए, राष्ट्र को एक साथ स्थापित करने के लिए। ठीक है। प्रयाग के अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनके साहस और पौरुष की चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। मतलब जब उसकी सेना का संचालन वो स्वयं का था, जब उसकी सेना थी उसको किस तरह से दिशा निर्देश दिया जाए, किस तरह से उन्हें शिक्षा दी जाए, किस तरह से अस्त्रों को चलाया जाए, वो सेना में स्वयं शामिल होता था और वहाँ पर युद्ध कौशल को सीखता था और सिखाता था। और उसने क्या किया, धीरे धीरे बंगाल पर अपना अधिकार फैलाना शुरू कर दिया और पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण करने के लिए, जो पूर्वी देश थे उन पर आक्रमण करने, पूर्वी तटों पर आक्रमण करने के लिए उसने नौसेना का गठन किया। तो नौसेना का गठन किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। नौसेना का गठन किसने किया? नौसेना, आप समझ रहे हैं ना, नौसेना जो जल में सेनाएं रहती हैं वो आपकी नौसेना होती हैं। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण राज्यों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था। प्रयाग स्तंभ में इसका उल्लेख है। इस यात्रा के लिए उसने अत्यंत भयावह और बीहड़ जंगलों को पार करना पड़ा। मतलब दक्षिण भारत जो था उसको भारत में एक साथ करने के लिए उसने क्या किया कि प्रण लिया। और इसका उल्लेख जो है प्रयाग स्तंभ में मिलता है। तो दक्षिण भारत तो आपका बहुत दूर था, तो ये कई जंगलों को पार करते हुए वहाँ पर पहुँचा। कहीं पहाड़ लादने पड़े, कहीं नदियों पर पुल बांधने पड़े और कहीं हाथियों से ही पुल का काम लेना पड़ा। ठीक है। ढेर सारे पुल निर्माण करने पड़े, पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ा और कहीं कहीं पर हाथियों के, जैसे कहीं पे क्रॉस करने के लिए जगह नहीं थी तो हाथियों को वहाँ पे अंदर घुसाया जाता था, उनके ऊपर से चढ़ के, मतलब हाथियों का पुल बना दिया जाता था। ये सारी चीज़ें करता था। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से प्रवेश कर दक्षिण कौशली की राजनगरी श्रीपु पर घेरा डाला। इसके बाद उसने बीहड़ जंगली प्रदेश महाकांतार पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। पल्लव राजा को छोड़कर सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब वो मध्य प्रदेश, एमपी से, जो आपका मध्य प्रदेश है, वहाँ से वो घुसता है और महाकांतार पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है। पल्लव राजा को छोड़कर, जो पल्लव राजा थे, पल्लव शासक थे, उनको छोड़कर सब ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पल्लव राजा विष्णुगुप्त की हाथियों की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमण की आंधी को वह भी नहीं रोक पाई। जो पल्लव सम्राट थे उनके पास हाथियों की बहुत बड़ी कुशल सेना थी, इसलिए वो इसके सामने झुकते नहीं है समुद्रगुप्त के सामने। लेकिन समुद्रगुप्त की आंधी इतनी तेज थी, इतना इसके अंदर साहस था कि इसकी आंधी के आगे पल्लव नरेश भी नहीं रुक सके। सीमांत प्रदेश के 5 तथा 9 अन्य गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से लगे जंगली प्रदेशों के 18 अटवी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 वर्ष में 3000 मील की यात्रा की थी। 3 वर्षों में 3000 मील की यात्रा की थी, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है कि उसने 3 सालों में 3000 मील की यात्रा की। सोचिए उस समय ना कोई कार थी, ना गाड़ी था, ना हेलीकॉप्टर था। 3000 मील उसने हाथी, घोड़े, रथ के दम पर किया और 9 गणराज्यों को, 5 सीमांत प्रदेश को अधीनता स्वीकार करवाई और आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत, कलिंग, सभी प्रदेशों में 18 अटवी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया। मतलब पूरा उधर का दक्षिण भारत आपका मध्य प्रदेश से लेते हुए सबको परास्त करके भारत में जोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा, इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उनका राज्य अनुग्रह पूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। समुद्रगुप्त जानता था कि दक्षिण भारत जो है हमारे केंद्र से काफ़ी दूर है। जो उस समय केंद्र उसका था मगध साम्राज्य। मगध कहाँ पे था आपका? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र, पटना, मतलब बिहार की ये घटना आपको पटना की घटना है। तो पटना से दक्षिण भारत आपका
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सारी चीज़ें काफ़ी आखिरी छोर में थी। तो इसको पता था कि सुख सुविधाएं और शासन प्रणाली वहाँ तक हम इतना तेज नहीं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है कि अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से, दुनिया के किस कोने में आप पढ़ रहे हैं, भारत के किस कोने में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश किस कोने में पढ़ रहे हैं, आप घर के अंदर पढ़ रहे हैं कि घर के बाहर पढ़ रहे हैं कि कहीं घूमते हुए पढ़ रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। तो उसने क्या किया कि जिन राजाओं को जीता दक्षिण भारत में, उनको उनका राज्य सम्मान पूर्वक वापस कर दिया। और इस प्रकार से उसने उनको राज्य वापस करने के बाद भी भारत में उनको, मतलब भारत में मिलाया नहीं, लेकिन भारत को उसने विजित कर लिया। लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ होता है कि जो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा जहाँ तक चला जाता है वो सारा क्षेत्र घोड़ा छोड़ने वाले का हो जाता है। तो वही यज्ञ इसने करवाया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता था तभी वे यह यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता। मतलब घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक वो जाता था वो राज्य घोड़ा छोड़ने वाले का हो जाता था। और अगर कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उससे युद्ध होता था। अगर वो युद्ध जीत जाता था तो यज्ञ वहीं पे समाप्त हो जाता था। अगर घोड़ा छोड़ने वाला युद्ध जीतता था तो उस राज्य को उसमें मिला के घोड़ा आगे बढ़ जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए उसने सोने की मोहरें विशेष रूप से ढलवाई। ध्यान रखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ में उसने किस चीज़ की मोहरें दी? तो सोने की मुहरें उसने कब दी? अश्वमेध यज्ञ के समय। अश्वमेध यज्ञ के समय उसने सोने की मोहरें दी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ की तरह उसने सोने की मोहरें दी। इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रम शब्द अंकित किया। ध्यान रखिएगा, इस मुहर पे अश्वमेध की आकृति, जो घोड़ा था उसका चित्र अंकित किया गया और अश्वमेध पराक्रमः शब्द लिखा गया। कौन सा शब्द लिखा गया? अश्वमेध पराक्रमः, मतलब संस्कृत में लिखा गया। क्या लिखा गया? मुहर पे अश्वमेध पराक्रमः और इसका चित्र भी उस पर लगाया गया। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत पर एक छत्र राज्य की स्थापना था। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके शासनकाल में 50 वर्षों के बीच में कोई भी दंगा या सामाजिक मनमुटाव या जो भी अपना राज्य में अशांति होती थी वो नहीं फैली और उसे सुचारू रूप से हर चीज़ों को चलाया। मतलब न्याय संगत तरीके से उसने पूरे राज्य को चलाया। और इसने नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था। देखिए, नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन्य धान्य से पूर्ण थी। मतलब नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो ये आपका देखिए 5वां क्वेश्चन, नहरों का जाल किसके राज्य में बिछा था? तो ये आपका समुद्रगुप्त के राज्य में नहरों का जाल बिछाया गया था। गुप्त वंश के सभी राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे। मतलब गुप्त वंश जो चल रहा था, सभी राज्य हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास तथा उत्थान के लिए समान अवसर तथा सहायता प्रदान करते थे। समुद्रगुप्त ने लंका के राजा को गया में महाबोधि संघराम नामक विहार बनवाने की आज्ञा दी। देखिए, लंका का जो राजा था, लंका मतलब आज का जो श्रीलंका है, जहाँ पे राम ने विजय प्राप्त की थी, उनसे क्या किया? उनसे इन्होंने महाबोधि संघराम नामक विहार बनवाने की आज्ञा दी। कहाँ पे? गया में महाबोधि
महाबोधि संघराम, संघराम, ठीक है। महाबोधि का तात्पर्य आप समझ गए ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो गया में बनवाने के लिए उन्होंने कहा, जो लंका के राजा थे उनसे समुद्रगुप्त ने कहा कि आप गया में महाबोधि संघराम नामक विहार बनवाइए, मतलब आज्ञा दी। वो आज्ञा मांगने आए थे तो इन्होंने आज्ञा दे दी थी, ठीक है। इस प्रकार उनके शासनकाल में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु वसुबंधु ने भी की। मतलब जितने भी राज्य थे सभी हिंदू धर्म को मानने वाले थे उस समय के, लेकिन बौद्ध धर्म का जो ये महाबोधि संघराम है गया में बनवाने की आज्ञा श्रीलंका के राजा को इन्होंने दी। मतलब बौद्ध धर्म को भी इन्होंने मान्यता दी। हालांकि मतलब कहने का तात्पर्य उसमें सभी धर्मों को स्वतंत्रता थी अपने धर्मों का पालन करने के लिए। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु वसुबंधु ने थी। वसुबंधु जो थे बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इनकी प्रशंसा की। समुद्रगुप्त न केवल शस्त्रों में ही कुशल थे वरन शास्त्रों में भी उनका लगाव था। साहित्य और संगीत में भी उनकी बड़ी रुचि थी। जो समुद्रगुप्त थे वो शस्त्रों के साथ साथ साहित्य आदि चीज़ों में उनका बड़ा लगाव था, ठीक है। और शास्त्रों में मतलब वैदिक ग्रंथ जो होते थे उनमें भी इनका काफ़ी रुचि थी। वे स्वयं एक अच्छे लेखक और कवि थे। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा राजा एक लेखक और कवि था, तो समुद्रगुप्त क्या था, एक लेखक भी था और एक कवि भी था। ध्यान रखिए, देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं लेसन से। सबको लगता है कि इस किताब में कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से 200 क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। समुद्रगुप्त एक लेखक और कवि भी था। क्या था, समुद्रगुप्त एक लेखक और कवि भी था। वे साहित्यकारों और कवियों के आश्रयदाता था। उसका मंत्री हरिसेन भी उच्च कोटि का कवि था। हरिसेन, समुद्रगुप्त का मंत्री कौन था, समुद्रगुप्त का मंत्री हरिसेन था। हरिसेन था और ये भी क्या था, एक कवि था। समुद्रगुप्त का मंत्री जो था हरिसेन था और यह भी एक कवि था। समुद्रगुप्त भी कवि था, लेखक भी था। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने में बड़े निपुण थे। प्रयाग के स्तंभ तथा सिक्कों पर अंकित बीड़ा से इसकी पुष्टि होती। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा ही थी कि वे व्याघ्र पराक्रमः की उपाधि से सुशोभित थे। व्याघ्र पराक्रमः, व्याघ्र पराक्रमः, पराक्रमः, व्याघ्र पराक्रमः नामक उपाधि से ये इनकी उपाधि थी। क्या थी, ये उपाधि थी। और अगर पूछा जाए कि बीड़ा बजाते हुए, मतलब बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए देखिए यहाँ पे दिया हो ना, समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने में निपुण थे। प्रयाग के स्तंभ सिक्कों पर अंकित बीड़ा से इसकी पुष्टि होती है। जो प्रयाग स्तंभ है, देखिए प्रयाग स्तंभ है, प्रयाग स्तंभ है, यहाँ पे जो मुहर प्राप्त हुई है, देखिए एक मिनट, जो प्रयाग स्तंभ है इनमें बीड़ा का चित्र अंकित है। देखिए चित्र मिलता है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि यह बीड़ा बजाने के शौकीन थे, बीड़ा बजाने के शौकीन थे। प्रयागराज के स्तंभ तथा सिक्कों पर जो सिक्के थे, सिक्के थे, उन पर भी बीड़े का आपको मिलता है। शायद क्वेश्चन एक बनता है कि बीड़ा बजाते हुए किस राजा का चित्र सिक्कों पर मिलता है, तो आपका ये समुद्रगुप्त भी होंगे। इनको आप ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्ष तक सुख और शांति से शासन चलाया। प्रयाग स्तंभ से स्पष्ट है कि वह एक अखिल भारतीय सम्राट की कल्पना से प्रेरित थे। अपनी इस अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष के बल पर वे एक प्रबल केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना कर सके। सेनापति और सम्राट के रूप में तेजस्वी समुद्रगुप्त में ऐसे भी अनेक गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है जिसने देश को धन धान्य से भरपूर किया। तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ने उस नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें 5 सदियों से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित की। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मतलब भारत का स्वर्ण युग समुद्रगुप्त के काल को कहा जाता है। आइए एक बार हम रिवीजन मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन हमारी परीक्षा की जूनियर सुपर टीईटी की दृष्टि से है। तो एक बार देखते हैं। समुद्रगुप्त क्या था, एक लेखक और कवि था। इसका मंत्री हरिसेन था और वो भी कवि था। हरिसेन जो था वो भी एक कवि था। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, कुमार देवी था। जो समुद्रगुप्त की माता जी थी उनका नाम कुमार देवी था। प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है।
अशोक के जो स्तंभ हैं उनमें भी शिलालेखों में इनका जिक्र मिलता है। नहरों का जाल बिछाया था इन्होंने अपने राज्य में। गया में महाबोधि संग्राम की स्थापना करने के लिए या वहाँ पर निर्माण करने के लिए लंका के राजा को इन्होंने आदेश दिया। सोने की मुहरें मतलब अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था। सोने की मुहरों पर अश्वमेध पराक्रम शब्द लिखा हुआ था। ये क्या हुआ था? ये लिखा हुआ था, ये लिखा गया था, ये शब्द लिखा गया था, अश्वमेध पराक्रम लिखा गया था। और चित्र जो घोड़ा था, अश्व था, उसका चित्र इस पर बनाया गया था। व्याघ्र पराक्रम की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्या व्याघ्र पराक्रम की इन्होंने उपाधि धारण की थी? बीड़ा बजाते हुए चित्र कहाँ पे मिलता है इनका? तो सिक्कों पर मिलता है। और बीड़ा का चित्र कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ में मिलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो ये लेसन 5 था आपका, कक्षा 8वीं की ये पुस्तक है, जिसमें से आप देखिए एक ही लेसन में से हमें कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। अभी तो इतिहास पढ़ना बाकी है। जब इतिहास में समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये इतिहास ही है आपका, ये इतिहास ही है। अगर आप लोग हल्के में लेंगे इस पुस्तक को कि ये कक्षा 8 की पुस्तक, भाई आप जब कक्षा 8 के टीचर बनना चाहते हैं, आप कक्षा 8 के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कक्षा 8 की टीचर नहीं किताबें नहीं पढ़ेंगे तो किस प्रकार से काम चलेगा? साथियों, जिस प्रकार से सीटेट का इस बार आपने एग्जाम देखा होगा, सीटेट में सामाजिक अध्ययन था या जो भी था, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई थी। आप देखिएगा कि यूपी जूनियर सुपर टीईटी में एससीईआरटी की पुस्तकों से ढेर सारे क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के लिए। हम आपको लेसन का नाम बता देते हैं कि अगला लेसन कौन सा होगा। छठा लेसन है महाकवि कालिदास है। बहुत छोटा, कालिदास के बारे में कई ढेर सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।